हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। समाजशास्त्र एक उम्दा सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन की संभावना होती है। आज इसी सब्जेक्ट को लेकर के मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और वीडियो के बीच में बहुत सारी कुछ स्पेशल जानकारी भी मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण से संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है। और कथन कारण से संबंधित आपको बता दो, एग्जाम में कम से कम आपको 8 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं, चाहे वो पीजीटी हो या जीआईसी लेक्चरर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अदर स्टेट का कहीं का भी प्रवक्ता का पद हो। तो इसमें देखिए कह रहा है, कथन में कह रहा है कि संस्कृति अमूर्त है। ठीक है, संस्कृति अमूर्त है। अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। बिल्कुल सही बात है, संस्कृति कभी दिखाई नहीं देती। वहीं कारण की अगर बात करें तो कारण कह रहा है कि संस्कृति व्यवहार में व्यक्त होती है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि कथन और कारण वाले क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं स्टूडेंट से। तो इस तरीके कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये बहुत ही ईजी होते हैं, इनमें किसी तरीके का कोई अलग से लॉजिक नहीं लगाना होता। बस खाली करना क्या है कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है, समझना है। खाली समझ के ही क्वेश्चन को करना है। जो क्वेश्चन की प्रकृति है, जो पूछ रहा है, बस उतना ही करना है, उसी को समझना है। जैसा पहले कहा कि संस्कृति अमूर्त है, बिल्कुल सही बात है, संस्कृति अमूर्त है। और संस्कृति व्यवहार में व्यक्त होती है। किसी की भी कल्चर जो है वो व्यवहार में व्यक्त होती है, वैसे नहीं कि भाई मैं ये कह दूं कि लिखित रूप से मैं दे रहा हूं कि मैं ऐसा हूं। बिल्कुल नहीं, व्यवहार के आधार पर ही आप पता कर सकते हैं कि किस टाइप की कल्चर है। और व्यवहार के परिणामों में, ठीक है, व्यवहार में होती है और व्यवहार के जो रिजल्ट निकलते हैं उसमें, किंतु यह ना स्वयं व्यवहार है और ना उसका साकार परिणाम है। यानी बिल्कुल सही बात है और एक दूसरे की व्याख्या भी सही तरीके से कर रहे हैं, इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं का, कौन कौन सी, जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता की बात करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, और हो सके तो आप ऐसे क्वेश्चन जरूर नोट कर लिया करें एक शॉर्ट डायरी में, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो मॉर्गन। ठीक है। 3 अवस्थाएं बताई हैं मानव समाज के विकास की, कौन कौन सी। सबसे पहले नंबर पे बताया जंगलीपन, यानी मानव जंगल में रहता था, बर्बर अवस्था में रहता था। इसके बाद फिर धीरे धीरे करके बहुत समय बाद सभ्यता विकसित हुई मानव में। तो ऐसा जो है ये मॉर्गन ने कहा है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक चीज कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं, इसका संदर्भ क्या है ना। यानी किस तरीके की संस्कृति है, क्या है ना, सांस्कृतिक सार्वभौम है या फिर सांस्कृतिक सापेक्षता है। तो ये इसका सही आंसर है सांस्कृतिक सापेक्षता। मैं आंसर इसलिए टिक कर पहले से ही टिक किए हूँ ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना खराब हो, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें खास तौर से आप अच्छे से करते रहें। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जब सांस्कृतिक जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है विसरण। हीगल के अनुसार समाज में द्वंद्वात्मक तर्क का सही क्रम क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। हीगल ने द्वंद्ववाद प्रक्रिया पर विशेष बल दिया था। ठीक है। और इसी द्वंद्ववाद को लेकर के आगे चल के कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है। यानी द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो लिया था मार्क्स ने, वो हीगल से लिया था, और भौतिकवाद जो लिया था वो फायरबाख से लिया था, और दोनों को मिला करके उसने जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वाला नामक एक नया सिद्धांत दिया हुआ था। तो कह रहा है इसका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो आता है वो है, देखिए, वाद। क्या है, वाद। ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर पे हीगल ने कहा है प्रतिवाद। ठीक। और थर्ड नंबर पे
आपका आता है संवाद यानी संश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो गया 2 3 1। ठीक है, ये इस तरीके से इसका क्रम है, याद रखना। सबसे पहले वाद, फिर प्रतिवाद, फिर संवाद। ठीक है, यानी मानव को अगर मान लिया जाए तो क्या है, वो एक तरीके का वाद है, और वो परिवार में जब विकसित हो जाता है, उससे अच्छी क्रीम निकल के जब आती है तो वो प्रतिवाद हो गया, और वही कई परिवारों से मिल करके जब समाज या राज्य का गठन होता है तो वो संवाद होता है। ठीक है, इस तरीके की प्रक्रिया मार्क्स ने हीगल ने जो है बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची वाला क्वेश्चन है। देखिए कूट दिए हुए हैं और मिलाना है आपको। मैक्स वेबर लेखक है ना, इधर लेखक दिए हुए हैं और नीचे सूची 2 में उनका योगदान दिया हुआ है। तो देखिए मैं मिलाता हूँ। मैक्स वेबर का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा नौकरशाही पर है, याद रखना। नौकरशाही पर विशेष बल दिया है मैक्स वेबर ने। और दूसरा जो है गोल्डनर, गोल्डनर का जो सिद्धांत है वो है नौकरशाही बनाने की डिग्री। क्या है? नौकरशाही बनाने की डिग्री। ये किसने दिया? गोल्डनर ने। कैसे याद रखना है? ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट पे डिग्री हमने हासिल की। डिग्री जो है गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तीसरे का जो है वो पहला है गोल्ड थॉर्प का जो है वो है बुर्जुआपन। ठीक है, बुर्जुआपन का मतलब होता है अमीर व्यक्ति, धनी आदमी। ठीक है, और जो बचा पीटर ब्लाड, ये इसका जो है वो है तीसरा कि नौकरशाही की औपचारिक संरचना। यानी इसका जो सही आंसर है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवधारणाएं दी हुई हैं देखिए, और उनका जो है अर्थ हमें बताना है, किस अवधारणा का क्या अर्थ है। सांस्कृतिक पहला है, देखिए सांस्कृतिक संपर्क, ये किससे संबंधित है, इसका अर्थ क्या है? सांस्कृतिक संपर्क। ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं मिलाने के लिए भी, और वैसे भी डायरेक्ट सीधा सीधा करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रखना। कह रहा है सांस्कृतिक संपर्क का संबंध किससे है, या फिर इसका अर्थ क्या है। तो इसका देखिए पहला ही अर्थ है क्या? नवीन सांस्कृतिक प्रतिमानों को अपनाना। क्या है? नवीन सांस्कृतिक प्रतिमानों को अपनाना। दूसरा है, ये देखिए सांस्कृतिक सार्वभौम क्या है? संस्कृतियों के मध्य प्रभावशाली एकरूपता। संस्कृतियों के मध्य प्रभावशाली एकरूपता। फिर है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है संस्कृतियों के मूल्यांकन हेतु किसी सार्वभौमिक मानक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और सांस्कृतिक बहुवाद का मतलब है कि बिना एक दूसरे का मूल्यांकन किए संस्कृतियों का सह अस्तित्वमान होना। यानी इसका सही आंसर 1 2 3 4, याद रखना 1 2 3 4 एक तरफ से ही इसके सही आंसर दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, संस्कृति के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है, और उनमें से पूछा है कि कौन सा सत्य है, याद रखना कौन सा सही है। तो कह रहा है प्रत्येक संस्कृति संपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। हर कल्चर जो है अपने आप में कंप्लीट है। दूसरा, संस्कृति संपुंज संस्कृति की लघुतम इकाई है, बिल्कुल गलत है। एक प्रदत्त समूह के सदस्यों की संस्कृति में आपसी भागीदारी होती है, बिल्कुल सही बात है। जो भी समूह के सदस्य होते हैं, एक ही समूह के अगर सदस्य होते हैं तो उनकी कल्चर में आपस में भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो इसका पहला और तीसरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक पिछड़ापन की परिभाषा कौन सी है? सांस्कृतिक पिछड़ापन, याद रखना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक पिछड़ापन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के मध्य दूरी। ठीक है, चाहे भौतिक संस्कृति हो या फिर अभौतिक संस्कृति, इन दोनों तरीके से जो पिछड़ा है वही है सांस्कृतिक पिछड़ापन। यह धारणा कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है,
ये कैसा है, इसके बारे में पूछा गया है कि मानदंड है, संस्वीकृति है या फिर मूल्य है, ऐसा विश्वास है लोगों का। याद रखना, ये जो धारणा बनी है इस टाइप की, ऐसा विश्वास है, ना कोई मूल्य है ना ही कोई मानदंड है। क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां ऐसी भी हैं जो पुरुषों से ज़्यादा बहुत शक्तिशाली हैं। ठीक है, हर क्षेत्र में कुछ महिलाएं पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं। तो सिर्फ एक ऐसा ये विश्वास है, कोई तर्क नहीं है इसका, ना ही वैज्ञानिकता के आधार पर इस चीज को सिद्ध किया जा सकता। दोस्तों एक चीज बता दूं, सोशोलॉजी की पूरी सीरीज स्टार्ट की जा चुकी है, और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाएं, चैनल से सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ अब बहुत जल्द मैं लाइव क्लास, हो सकता है 1-2 दिन में ही लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा। वहाँ जो क्वेश्चन होंगे, टेस्ट सीरीज टाइप के क्वेश्चन होंगे, और वहाँ किसी तरीके से जैसे ये आंसर लगे हुए हैं, निशान लगे हुए हैं, इस टाइप का कोई भी विकल्प आपको टिक नहीं मिलने वाले, आपको खुद क्वेश्चन करना है। बाकी जो क्लास हैं इसी तरीके से वो क्लास चलती रहेंगी। तो आप जो है जुड़ जाएं अगर अभी तक नहीं जुड़े, और टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, तो टेलीग्राम में जा करके आपको नोट्स और पीडीएफ भी मिल जाएंगे। चलिए तो फिर से देखिए, कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन आ गया। पहला कह रहा है, कोई समाज विचलन से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता। विचलन तथा अनुरूपता समाज में अविरल प्रक्रिया है। तो इसका दोनों सही है, देखिए ए और दो दोनों सही हैं, ए और आर सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति नियम को भूल जाता है, इसके आशय का गलत अर्थ लगाता है, इसमें क्या निहित है पूछ रहा है। तो इसमें विचलन निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा कथन सही है, कौन सा सही कथन पूछ रहा है। तो पहला ही देखिए सही है, मूल व्यक्तियों और समूहों द्वारा धारित विचार है। मूल्य जो है व्यक्ति और समूहों द्वारा ही धारित होते हैं, ये सही है। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं वो क्या कहलाता है? स्वजन समूह, द्वितीयक समूह, समकक्षी या फिर संदर्भ समूह? तो याद रखना ये संदर्भ समूह कहलाता है। क्या? एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी स्थिति की परख करते हैं, तो संदर्भ समूह कहते हैं ना कि उस समूह के संदर्भ में हमारा समूह बहुत अच्छा है या फिर विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सामाजिक स्थिति में एक ऐसा परिवर्तन जिससे एक व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती, उसे क्या कहा जाता है? तो वो है समस्तरीय गतिशीलता। निम्नलिखित में से सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषताएं कौन सी हैं? मूलभूत विशेषताएं पूछी गई हैं। तो यहाँ देखिए, दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतरक्रिया, ठीक है, ये भी है। और संबंध का निश्चित प्रतिमान होना, ये भी मूलभूत में ही है। और समूह में संबद्ध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता, ये सभी हैं। यानी 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कथन कारण से संबंधित है। कह रहा है, कानून द्वारा प्रदत्त समानता मात्र से ही समाज में स्त्रियों की परिस्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कानून में आपने समानता की बात कर दी, चाहे वो संविधान हो, लॉ हो, कुछ भी है, विधेयक, कानून, कुछ भी महिलाओं के लिए बना दिया गया, सिर्फ उससे ही महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे हमें सभी समाज को। तो कह रहा है इसका जो कारण है कि दैनिक सामाजिक अंतःक्रियाओं में परंपरा एवं प्रथाएं निहित होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो डेली का समाज है हमारा, उसकी अगर बात करें तो समाज के अंतर्गत बहुत सी परंपराएं और प्रथाएं निहित होती हैं। उन प्रथाओं के चलते जो कानून में समानता की बात की जाती है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले उन परंपराओं का विरोध करना होगा जो महिलाओं के खिलाफ है। तो यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही हैं, कथन कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी हो रही है। भूमिका संबंधों का निर्वाह जो एक कॉलेज अध्यापक अपने छात्रों, सहयोगियों, प्राचार्य एवं लिपिक वर्ग कर्मचारियों के साथ करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भूमिका विन्यास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है भूमिका विन्यास वाला। ठीक है,
ये जो है क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, तो इसे बहुत अच्छे से आप लोग कर लेना। भूमिका विन्यास, निम्नलिखित में से इन विचारों वाला कौन है कि वो सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थता की अमूर्त संरचना है जिसका विद्यमान यथार्थता से कोई संबंध नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है, कौन ऐसा मानता है? तो लेवी स्ट्रॉस का ये स्टेटमेंट है। फिर से देखिए अगला क्वेश्चन सूची से संबंधित है। पहली सूची में भूमिका दी हुई है और दूसरे में परिस्थिति। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको भूमिका और परिस्थिति से संबंधित जरूर मिलना ही मिलना है, तो आप बहुत अच्छे से कर लें क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे अपने फैसले का ऐलान करता है और उसे लागू करवा सकता है। अपने फैसले का, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। अगर आप अपने फैसले का ऐलान करता है, यानी अब अगर थोड़ा सा इसे इंग्लिश में समझा जाए तो कह रहा है अपना डिसीजन देता है और उस डिसीजन को लागू करवा सकता है। तो ये किसकी स्थिति होती है? ये जो है न्यायाधीश की स्थिति होती है। आप सभी को पता है न्यायाधीश क्या करते हैं, जजमेंट देते हैं, फैसला देते हैं और उस फैसले के लिए सख्त निर्देश जारी करते हैं कि उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। ठीक है। दूसरा है संचारण में सहायता करता है। संचारण में कह रहा है, संचारण में सहायता करता है। तो संचारण में जो सहायता का कार्य होता है वो होता है, उसे कहते हैं मध्यस्थ। ठीक है। फिर है विवादों को सुलझाने में, दो लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई विवाद हो जाता है तो हम किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं, उसे कहा जाता है बिचौलिया। उसकी भूमिका जो है वो बिचौलिया की है। फिर है समूह को मजबूत रखता है एवं अपनी खुद की स्थिति बनाए रखता है। ठीक है। तो ये जो काम है ये नेताओं का काम है, आपको पता है। तो यानी इसका जो है 2, 5, 4, 1 ये सही आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से देख लें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक एकीकरण के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल घटक है? तो वो होता है मूल्य मतैक्य। क्या होता है? मूल्य मतैक्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना के तत्व के अंतर्गत नहीं आता? सामाजिक संरचना के तत्व के अंतर्गत कह रहा है, नहीं आता। देखिए विसामान्यता, संस्वीकृति, पालन ये सभी आते हैं, लेकिन समूह क्रिया ये सामाजिक संरचना के तत्व के अंतर्गत नहीं आते। अगला क्वेश्चन फिर से सूची से संबंधित है और इस बार जो है संस्कृति के तत्व दिए हुए हैं और उन तत्वों की परिभाषा दी हुई है, उसे हमें करना है, समझना है। ठीक है। तो इसे आप देख लीजिए। सांस्कृतिक परम तत्व क्या है, सांस्कृतिक सामान्य क्या है, सांस्कृतिक विकल्प क्या है और सांस्कृतिक विशेषताएं। ये सारे क्वेश्चन की परिभाषा आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये अलग अलग टाइप से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो इसका है 4, 3, 1, 2 को आंसर नोट कर लीजिए। 4, 3, 1, 2 आप इन्हें मिला लेना। 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट है अगला, देखिए सूची से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है प्राथमिक समूह। तो प्राथमिक समूह में अविभाजित हिंदू परिवार प्राथमिक समूह के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो द्वितीयक समूह में तीसरा आ जाएगा श्रमिक संघ वगैरह। ठीक। और इसके बाद में चौथा है, यानी तीसरे का चौथा है संदर्भ समूह। ये जो है अप्रवासी विद्यार्थियों की तुलना में अमेरिकी विद्यार्थी। और पांचवें का पहला है, यानी कि अंतः समूह क्या है आपका? तो हम भारतीय अंतः समूह के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर देख लीजिए 2, 3, 4, 1। फिर से सूची से संबंधित क्वेश्चन है, अवधारणा और प्रस्तावक से संबंधित क्वेश्चन है ये। अवधारणा और प्रस्तावक एक तरफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अवकाश वर्ग से संबंधित जो प्रस्तावक है वो है बेवलन। और सावयवी एकात्मकता का जो सिद्धांत दिया है वो दुर्खीम ने दिया है। और परिस्थिति समूह, मोस्ट इम्पोर्टेंट है परिस्थिति समूह, ये गोल्डनर से संबंधित है। और उत्तर आधुनिकता का जो प्रस्तावक है वो है लियोनार्ड, याद रखना। ठीक है।
तो इसका 2 1 4 3 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से कथन कारण से संबंधित है। कथन में दिया हुआ है कि अक्सर एक निम्न जाति का व्यक्ति धनाढ्य होने पर उच्च जाति के जीवन के तरीके और संस्कारों को अपनाता है। बिल्कुल सही बात है। कोई बहुत ही गरीबी में लाइफ बिताया हो और अचानक से वो अमीर आदमी हो जाए, तो ऐसे में वो अमीरों की जो कल्चर है, संस्कार है, तरीके हैं, भौतिकवादिकता है, भौतिक जीवन है, उसे ही सबसे पहले वो अपनाता है। इसका जो कारण है वो ये है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया नवीन अर्जित संपत्ति तथा निम्न सांस्कृतिक परिस्थिति के बीच असंगति को दूर करती है। तो बिल्कुल ये दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी इसकी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एक समाज की प्रकारात्मक पूर्वापेक्षा नहीं है। कह रहा नहीं है, तो इसमें बाकी सब हैं, लेकिन ये विघटनकारी शक्तियों का प्रावधान ये नहीं है। नेक्स्ट है भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्नलिखित में संयोजनों में कौन सा सही है। तो इसका देखिए पहला ही वाला सही है, विसरण तथा पर संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है दो संस्कृतियां, दो जनजातियां जो एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं, सांस्कृतिक लक्षणों का पारस्परिक आदान प्रदान करती हैं तथा आपसी भेदभावों को कम करती हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी इसे क्या कहा जाता है। तो ये समंजन कहलाता है, याद रखना, यानी आपसी संयोग, सम्मेलन। सामाजिक संरचना के निर्माण के लिए आधार के रूप में भूमिका द्विविभाजन तथा संबंध के त्रिपदीकरण का प्रयोग किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मारियान जे लेवी ने। लेवी का ये सिद्धांत है भूमिका द्विविभाजन, ये वाला अक्सर आता है भूमिका द्विविभाजन वाला। अगला क्वेश्चन जो है वो कथन कारण से फिर से है। कह रहा है मर्टन के अनुसार विचलित व्यवहार सामाजिक संरचना का प्राकार्य है। इसका कारण देखते हैं। कारण में दिया है कि सामाजिक विचलन वैयक्तिक या जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों से अधिक होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि पहला वाला गलत है, यानी कथन गलत है और जो कारण है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सूचियों से संबंधित। ठीक है, ये उदाहरणा दी हुई है, इसे अच्छे से आप देख लीजिए। यांत्रिक एकात्मकता, प्राथमिक समूह, लघु समुदाय, कुल। ठीक है, ये दिया हुआ है और इधर मिलाने के लिए है आमने सामने के संबंध, सामाजिक समानताएं, अंतःनिर्भरता, उपहार, विनिमय और सजातीय। 2 1 5 4 इसका सही आंसर है। 2 1 5 4 आप इन्हें अच्छे से मिला लीजिए। नेक्स्ट फिर से जो है कूट से सूची से संबंधित क्वेश्चन है। अवधारणा और प्रतिपादक, यानी कौन सी अवधारणा का कौन प्रतिपादक है। तो सांस्कृतिक पश्चाता के प्रतिपादक जो है वो औगवर्ण है। परा यथार्थ का इसमें देखिए पांचवा ऑप्शन नहीं दिया है, ये होगा। अब देखिए मध्य वर्ग कार्ल मार्क्स और उत्तर आधुनिकता जो है जीन ब्रोदिलार्ड, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन वो ये है वयोवृद्ध तंत्र। इस शब्द को बहुत अच्छे से याद रखना। इसका देखिए सीधा सीधा अर्थ पूछा है कि वयोवृद्ध तंत्र का अर्थ क्या है, आशय क्या है इसका। तो वे समाज जिनमें वृद्धतम पुरुष निर्णय लेने तथा राजनीतिक नियम बनाने में प्रधान भूमिका निभाते हैं, उन्हें वयोवृद्ध तंत्र समाज कहा जाता है। यानी ऐसे समाज में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ठीक है, उन्हीं की चलती है, वही निर्णय लेते हैं और वही राजनीतिक नियम या परिवार के लिए वही नियम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए हैं और कह रहा है कि कौन सा सही है।
तो इसमें देखिए केवल 2 वाला सही है। लुइस हेनरी द्वारा विकसित बंधुत्व वर्गीकरण के फलतः है अंततोगत्वा फ्रेडरिक एंजल ने परिवार तथा राज्य की उत्पत्ति के विषय में कार्य किया। जब दो सांस्कृतिक समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और परिणाम स्वरूप कुछ निश्चित समय में एक समूह दूसरे समूह को इतना अधिक ग्रहण करता है कि वो अपनी पहचान खो देता है और दूसरे समूह में विलीन हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आत्म सात्वकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्म सात्वकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? प्रतिस्पर्धा को, ठीक है, यानी जो कंपटीशन होता है आपस में, शांतिपूर्ण संघर्ष यानी कोल्ड वॉर के एक तरीके से। नेक्स्ट देखिए, सूची फिर से दिया हुआ है, सूची और सूची 2 को मिलाना है। सार्थक अन्य पुरुष प्रतिबिंब आत्मरूप सामूहिक प्रतिनिधित्व इदम अहम एवं पराहम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप आंसर देख लीजिए। ठीक है, 3 2 4 1 ये इसका सही आंसर है। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो कैसा रहा ये ज़रूर बताना, साथ में एक लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।